से जाना ही होगा। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है, बंगाल को जलाने आया है। खेलू तो हम देखा दाओ बार बार। जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। আসামে বিজেপির সেঞ্চুরি, বাংলায় বিজেপির ডাবল সেঞ্চুরি। আড়াইটা স্মৃতি হাসে। तो वक्त माइक ऑन है का है, लेकिन आज बताएं कि हमारी रोलिंग कवरेज एग्जिट पोल पर जारी है। एनडीटीवी पर आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, मैं कहूं महा एग्जिट पोल देख रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि हम हर राज्य का एग्जिट पोल ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि अलग अलग पोल ऑफ पोल्स भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पोल ऑफ पोल्स के नतीजे क्या हैं वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि टीएमसी को 146 सीटें मिल रही है पोल ऑफ पोल्स में और बीजेपी को 140 सीट। बिल्कुल, और यही देखिए जो चौंकाने वाले नंबर है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए अन्य को 5 सीट। तो पश्चिम बंगाल में जो बार बार ये बात थी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी 100 से ऊपर कई पोल्स में रिफ्लेक्ट इस वक्त हो रही है। हालांकि टीएमसी के पास एक एज जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पोल्स ऐसे भी हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पास नंबर बढ़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सूरत सुचारिता ऐसी है जिस पर अभी क्लैरिटी से जहां हम कहें कि एक तरफा कुछ सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। जबकि केरल हो जहां पर सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है, तमिलनाडु जो है उसके नतीजे भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया जिसके अभी हमने नतीजे रिफ्लेक्ट किए, सर्वे के रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट किए, वो ये बता रहा है कि टीवी के जो कि पहली बार चुनावी जमीन पर है, तीसरा एक फोर्स है, वो जो है मैंडेट की स्थिति में हो। पश्चिम बंगाल के लिए जरा एक एक करके आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि कौन सा पोल कितने नंबर पश्चिम बंगाल में दे रहा है ये जरा बताना जरूरी है। तो ये देखिए जरा, पश्चिम बंगाल में नाव पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आ गए। बिग फाइट उनकी भवानीपुर में है, लेकिन जो पी मार्क दे रहा है वो 118 दे रहा है बीजेपी को और 150 दे रहा है टीएमसी को। तो इसको जरा समझिए, 75 नीचे आ गई है टीएमसी और 38 का गेन है बीजेपी के लिए। ये इस वक्त पी मार्क के नंबर से जो आपके स्क्रीन पर है पश्चिम बंगाल के लिए। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन नंबर उसके बड़े हैं ये पी मार्क के नंबर से पश्चिम बंगाल में। और देखिए हमारे ऊपर आप ये हावड़ा ब्रिज बड़ा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इस पर देख रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक भी चल रहा है, तो जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। लेकिन मेट्रियाज का नंबर देख लीजिए, जहां पर बीजेपी को 125 से लेकर 125 मिल रहा है, 40 की बढ़त है। 40 की बढ़त है, बिल्कुल। और यहाँ पर टीएमसी के लिए 146 यानी 61 के आसपास की जो है ये नंबर का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखना यहाँ से ये है कि कौन से सर्वे की तस्वीर 4 मई को असल नतीजों में परिवर्तित होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की पिक्चर यहाँ पर बड़ी दिलचस्प जरूर हो चली है। तो ये सब जो दोनों पोल्स हमने दिखाया, तीसरा दिखाते, दोनों पोल्स जो हमने दिखाया ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नंबर बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन सरकार बनाती हुई बीजेपी नहीं दिख रही है। जो बड़ा टेक अवे है वो जरा समझिए, इन दोनों में मैटराइज में भी बीजेपी 125 है लेकिन सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। टीएमसी के नंबर काफी घट गए, 146 दे रहा है मैटराइज, लेकिन अभी भी सरकार बनाने के लिए टीएमसी ही मैटराइज में आगे दिखे। इसका अगला चलाइए जरा, क्योंकि जो हम नंबर दिखा रहे हैं अलग अलग पोल्स क्या दे रहे हैं ये देख लीजिए। अब ये बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर आप जरा पश्चिम बंगाल की देखेंगे। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको सीधे दिख रहा है 195 से 205 टीएमसी प्लस ये जनमत दे रहा है, और वहीं बीजेपी को दे रहा है 80 से 90, कांग्रेस को दे रहा है 1 से 3, मैटराइज दे रहा है 125 से 140 टीएमसी को, और बीजेपी प्लस को दे रहा है 146 से 161। ये आपने देखा जो नंबर आपके स्क्रीन पर है, और इसी के साथ पी मार्क दे रहा है 118 से 138 टीएमसी प्लस को, और बीजेपी को दे रहा है 150। तो पी मार्क तो बीजेपी की सरकार बना रहा है पश्चिम बंगाल में। मीनाक्षी बिल्कुल, और देखिए इस बीच हमारे साथ बीजेपी से चारू प्रज्ञा भी जुड़ गई है। चारू देखिए जो नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल की बात यहाँ पर इस पर सबसे पहले कर रहे हैं।
जो नंबर्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं चारू, उन नंबर्स में ये तो बड़ा क्लियर है कि आपकी सीटें बढ़ रही हैं सर्वे के हिसाब से, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप फर्दर एंड भी देखें इस एग्जिट पोल का, जो मैं जानती हूँ समझती हूँ इंडिकेटिव है, लेकिन अगर आप उसका दूसरा छोर भी देखें तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपके सर्वे के हिसाब से भी भाजपा सरकार बनाने वाली है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है हमारे सरकार बनाने का। एग्जिट पोल से भी बड़ा इंडिकेटर है हाव भाव टीएमसी के नेताओं की। और टीएमसी के नेताओं के हाव भाव आज कैसे रहे हैं? आज ममता बनर्जी जितनी ज्यादा परेशान और बेचैन दिख रही थी, बूथ से बूथ जा रही थी, बार बार पत्रकारों से दुखी सी होकर बात कर रही थी, उनकी आवाज, उनका चेहरा वो झलका रहा था, जो आज शायद एग्जिट पोल भी अच्छी तरीके से नहीं झलका पा रहा है। अभिषेक बैनर्जी जिस प्रकार से अभी भी धमकी देने पर उतरे हुए हैं, कह रहे हैं कि अरे देखेंगे 4 के बाद किसका बाप आता है दिल्ली से बचाने के लिए। तो जो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं अभी भी टीएमसी से, अभी भी टीएमसी का प्रयत्न ये है कि भाजपा का जो बटन है ईवीएम के ऊपर उसको टेप कर दीजिए, बीजेपी के बटन को टेप कर दीजिए कि वोटर उसको दबा ही ना पाए। ये सारे बड़े संकेत और बड़े इंडिकेटर्स हैं। लेकिन देखिए पिछली बार और इस बार में फर्क ये है कि वहां सेंट्रल फोर्सेस इतनी ज्यादा तैनात है, सीसीटीवी इतने ज्यादा तैनात है कि टीएमसी का कोई भी गुंडा इस तरीके की हरकतें करके बच नहीं पाएगा, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी रीपोल भी होंगे। और आने वाले समय में 4 तारीख को जब हम बैठ चारू जी, आपका जो आंकड़े इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हैं उसमें 2 एग्जिट पोल्स आपको सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, 2 एग्जिट पोल्स आपको बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं। मुझे पूरी गारंटी है सुचारिता जी, सरकार इस बार भाजपा की होगी, क्योंकि आप अंडर करंट देखिए। आपको 2-3 उदाहरण देती हूँ। आज एक महिला का मैंने एक बाइट देखा, तो जब वो निकली वोट डालने के बाद उससे पत्रकार ने पूछा अरे बताओ तो वोट किसको देकर आई हो, तो झटक के बोली मैं अपने शहर में आजादी के साथ जय श्री राम बोलना चाहती हूँ। मतलब इतनी छोटी सी बात जो उनको लगा कि अगर सरकार नहीं बदलेगी तो नहीं कर पाएंगी। तो देखिए ये इंडिकेटिव है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि जिस संख्या में वोट इस बार पड़े हैं, ज्ञानेश कुमार जी ने भी कहा है कि आजादी से लेकर आज तक कभी इतनी बड़ी संख्या में आपने जनता की नब्ज की बात कर रही हैं, और जिस तरह से आपने पल्स की बात की, पीपल्स पल्स से हमारे साथ डायरेक्टर राजन पांडे जी इस वक्त है। राजन जी आपका स्वागत है। और मैं सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चारू ये कह रही है कि आप ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो भवानीपुर से आज बाहर निकली, बूथ के बाहर निकली, वहां पर मौजूद रही, जबकि पहले वो आती ही नहीं थी इस तरह से, या उनके चेहरे पर दर्द दिख रहा है, या जो लोग वोट देकर बाहर निकल रहे हैं उनके क्या एक्सप्रेशन है। आप लोगों ने जब ये सर्वे किया, क्या सैंपल साइज रहा, लोगों से बातचीत में किस तरह का फीडबैक निकल कर आया, और पश्चिम बंगाल की तस्वीर 4 मई को हम क्या देखने वाले हैं जो इस डेटा से अलग है? सर बताइएगा। बंगाल और आसाम दोनों जगह पर मैं पर्सनली था, तो उससे पहले हम लोगों ने पश्चिम बंगाल का ट्रैकर भी किया था, लेकिन ट्रैकर की रिपोर्ट हमने रिलीज नहीं की थी प्री पोल सर्वे की, क्योंकि तब तक इलेक्शन कमीशन का रूल आ गया था, आसाम में चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई थी। उसके बाद मैं लगभग हर जिले में मैं पर्सनली भी गया हूँ चुनाव के समय तक। और अगर मैं अपने आंकड़े की बात करूं तो मेरे हिसाब से 177 से 187 सीटें टीएमसी लेके आ रही है, और 5% का वोट गैप रहने की उम्मीद है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। इसका मतलब पिछली बार जो वोट शेयर का गैप 10% के करीब था, उसको बीजेपी ने कुछ हद तक पाटा है, कुछ हद तक उसमें और सेन अन्य लोगों ने मारी है। लेकिन ले देके 5% वोट शेयर का गैप, जो कि बहुत बड़ा होता है, वो अभी भी दोनों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस मार्जिनली इंप्रूव हो रही है, तो उस परिस्थिति में वो लगभग 95 से 110 सीट के बीच में रहेंगे। एक संभावना ये भी है कि वो ट्रिपल डिजिट ना टच कर पाए। इसके अलावा कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल रही है, लेफ्ट की खाता खोलने की या कांग्रेस खाता खोलने की उम्मीद कम है। हमारे साथ तो राजनीतिक दलों के नेता भी जुड़े हुए हैं। सर जैसा आपने बताया, हमने पश्चिम बंगाल की ट्रैम चलवा दी है, उस ट्रैम में सवार हो गए हैं ममता दीदी के कार्यकर्ता भी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी 2 अलग अलग ट्रैम्स चल रही है। कौन सी पहले गंतव्य तक पहुंचेगी 4 मई को पता चलेगा। तो पश्चिम बंगाल में 2 पोल्स दे रहे हैं सरकार बनाने के आंकड़े बीजेपी को, 2 बता रहे हैं बढ़त है, लेकिन सरकार नहीं बन रही है। अब एक बार जरा असम के भी नंबर दिखा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल के नंबर्स आपने देख लिए हैं, जरा असम के नंबर्स दिखाएंगे कि असम में अलग अलग पोल्स कितने
कितने आंकड़े दे रहे हैं बीजेपी को? क्या असम में सरकार बन रही है बीजेपी की? ये देखिए, चाय के बागान में पहुंच गए हिमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल। ये देखिए, मैट्राइज का नंबर दे रहा है 85 से 95 बीजेपी को, 25 से 32 कांग्रेस को, AIUDF 0 है, नंबर नहीं मिल रहे हैं इस बार, सीटें नहीं मिल रही हैं और अन्य को 6 से 12 मिल रही है। तो मैट्राइज का पोल मीनाक्षी बता रहा है कि असम में बीजेपी की सरकार, असम के लिए सारे पोल्स बम्पर सीट्स दे रहा है बीजेपी को, नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, असम के जो सर्वे के बाद जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है, देखिए कामाख्या एनालिटिक्स का भी इस वक्त नंबर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी को देखिए यहाँ भी 85 से 95 का ब्रैकेट है, कांग्रेस के लिए 26 से 39 का, और AIUDF, देखिए AIUDF के लिए तो सबने बता दिया कि 0 पर आप सिमट के रह गए, खाता ही नहीं खुल पाया। और ये इंटरेस्टिंग है कि ये क्यों हुआ है, इस पर आगे बात करेंगे। एक्सिस माई इंडिया के नंबर्स बता देते हैं। बीजेपी हिमंत बिस्व शर्मा ने बहुत सारी चाय बागान से ले ली है, तो 88 से 100 सीटें आ रही हैं, 24 से 36 आ रही हैं कांग्रेस के लिए एक्सिस माई इंडिया में, और AIUDF को चाय का प्याला खाली। अपने दर्शकों को सुचरिता एक बात मैं जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बैठे हैं, बीजेपी के लिए असम से खुशखबरी इसलिए भी निकल कर आती है कि अगर 4 मई को यही नतीजे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने बूते आप बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पिछली बार जो 60 सीटें हासिल की थी, उससे नंबर आगे है। पीपल्स इनसाइट दे रहा है 88 से 96 बीजेपी, 30 से 34 कांग्रेस, AIUDF 0 और अन्य के लिए 2 से 4। तो 88 से 96 बीजेपी के लिए असम में ये बम्पर जीत है। हिमंत बिस्व शर्मा बड़े नायक बनकर उभर रहे हैं असम से एक बार फिर से, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि असम का प्रचार हिमंत बिस्व शर्मा के कंधों पर ही रहा था। पश्चिम बंगाल में हमने देखा सेंट्रल लीडर्स गए, लेकिन असम में आपने देखा, अब ये पोल ऑफ पोल्स है असम के लिए जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। एक बार जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, आप देखेंगे अलग अलग जो पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं असम को लेकर। बीजेपी प्लस 88 से 100 एक्सिस माई इंडिया, कांग्रेस 24 से 36, ये असम के लिए एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। वहीं जनमत क्या दे रहा है 88 से 98 बीजेपी प्लस। इसमें कोई दो राय नहीं है मीनाक्षी, बड़ा क्लियर है। सारे पोल्स असम में हिमंत बिस्व शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जय जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जय जी बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, हिमंत बिस्व शर्मा कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन? किन मुद्दों पर असम में वो वापस आते हुए दिख रहे हैं? देखिए, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं और मॉडल बिल्कुल योगी जी जैसा ही है, विच इज वेलफेयर प्लस हिंदुत्व। वेलफेयर में भी असम की सरकार कम नहीं है, हिंदुत्व का पूरा झोंक है उसमें, एंड प्लस ही इज ए मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। मतलब एक व्यक्ति जो चुनाव खत्म होने के एग्जिट पोल के दिन ही आज से 10 साल पहले भी करेक्ट आंकड़े अपनी पार्टी के बता देता था, वो एक ही था, वो हिमंत बिस्व शर्मा। अच्छा, तो आपने कहा कि अब वो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए चल रहे हैं और वो हिट हो रहा है। मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं हमारे साथ सीधे पश्चिम बंगाल में। वो पूरे चुनाव की नब्ज एक तरह से पकड़कर हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रही हैं। मनोज्ञा, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, मैं कहूंगी पश्चिम बंगाल को लेकर अभी जो कहते हैं ना फ्रैक्चर्ड मैंडेट एग्जिट पोल्स में भी आ रहा है। कोई सरकार बनाता दिख रहा है बीजेपी के लिए और कोई दिखा रहा है नंबर बढ़ेंगे, लेकिन सरकार नहीं बन रही। देखिए, बांग्ला में कहावत है, देख भी जोल भी लुचिर मतन फूल भी, यानी कि नंबर को देखो, थोड़ा सा जलो और फिर पूड़ी कचौड़ी की तरह फूल कर बैठ जाओ। तो अब कौन फूल रहा है, कितना फूल रहा है, कौन से फूल का व्यक्ति फूल रहा है, ये बड़ा मजेदार है। और मैं ये आपको बड़े दिल से बता रही हूँ कि आप आंकड़ों की बात कर लीजिए। 3 बातें जो सीधी सपाट है, जिसे मैं एम फैक्टर ऑफ मनोज्ञा कहती हूँ, कि पहला, अभी भी मैं उसी बात पे टिकी हूँ, महिला वोटर, इसमें अगर डेंट लगा है तो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान है, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है। दूसरा, माइनॉरिटी, ये आज भी एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है, लेकिन पॉकेट्स में इसमें असर दिखाई दे रहा है। जैसे दक्षिण 24 परगना में ISF ने ले लिया, या फिर मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली, या फिर कुछ एक सीटों पे उत्तर 24 परगना में वाम मोर्चा ने अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लिया। तीसरा आता है मेजॉरिटी। इससे पहले 70% बंगाल के हिंदू कभी भी इससे ज्यादा एक सुर और एक स्वर में बोलते नजर नहीं आए हैं। पिछले 2 से ज्यादा दशक में मैंने इतना ज्यादा पोलराइजेशन आज तक नहीं देखा है, जहां पर मुसलमान इलाकों में या फिर मुस्लिम समुदाय के इलाकों में या फिर ग्रामीण इलाकों में ये ध्वज दिखने लगे, जो केसरिया ध्वज लगते हैं घर पर, वो आपको इतने दिखे। 2 करोड़ से ज्यादा जमीनी स्तर पर बांटे गए हैं, ये बताया गया है। पर जब बात 2 बड़े फैक्टर की होती है, वो है एक मोदी फैक्टर और एक ममता फैक्टर।
हवा चल रही है, देखिए हवा किधर जा रही है ये बताना बड़ा मुश्किल नहीं है। आपने लेकिन आप मनोज्ञा लोगों का फैक्टर की इंतजार बात करना हमारे लिए की। मैं journalist स्टूडियो से की मीनाक्षी position फैक्टर की बात कर रही हूँ आपसे, और मीनाक्षी फैक्टर होते हुए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कितना रियलिस्टिक है ये नंबर? इसीलिए भाई हमारे लिए तो एनडीटीवी में सबसे बड़ा एम फैक्टर मनोज्ञा ही रही है पश्चिम बंगाल से, वही बताती रही है सारा फीडबैक। तो मनोज्ञा अच्छा, मछली फैक्टर भी है इनसे भाई। देखिए तो इसमें जो 50-50 है ना, मनोज्ञा कितना रियलिस्टिक है ये, कितना रियलिस्टिक लग रहा है लोगों को ये सर्वे? मुझे ये भी बताइए, अमूमन जब भी नंबर्स आते हैं तो ये पूछा जाता है कि कहाँ लड्डू बन रहे हैं, कहाँ लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो ये बताइए जरा टीएमसी खेमे में क्या हो रहा है, बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है अभी? लड्डू बन भी रहे हैं। देखिए दोनों खेमे में खुशी का माहौल है, दोनों को लग रहा है हम जीत रहे हैं। और उससे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर किसी एक व्यक्ति को ये ट्रॉफी देनी होगी मुझे, तो मैं आज की ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को दूंगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल और उनके साथ स्पेशल ऑब्जर्वर पुलिस हिमांशु लाल। जहां लाठीचार्ज हुआ, जहां पर एक्शन हुआ, और पश्चिम बंगाल के इतिहास में मात्र 100 इंसिडेंट के साथ इतिहास में पहली बार 2 फेज में ये चुनाव किया गया है, तो सबसे बड़ा सल्यूट और विनर अगर मेरी नजर में कोई है तो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में निर्वाचन अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल और उनकी ये पूरी टीम जो जमीन पर काम कर रही है। और वो भी मनोज है, मैंने इतने चुनाव देखे हैं जिस तरह की मारपीट होती है। सुनिए, देखिए एक चीज है, एक बार शुभांकर भट्टाचार्य जी के पास चले जाते हैं, वो टीएमसी के नेता है, जुड़ रहे हैं। शुभांकर जी, हमारे जो सहयोगी हैं मनोरंजन भारती, उन्होंने हमें थोड़ी देर पहले दिखाया कि बंगाल में अलग अलग पार्टी के लिए संदेश बन गए हैं, तो जो जीतेगा वहां की खेप वहां पहुंच जाएगी। तो आप जरा बताइए, मतलब उसी तरह का एक एग्जिट पोल भी आ रहा है, टीएमसी बना रही सरकार, नहीं बना रही है, पता नहीं चल रहा है। देखिए, मजे की बात यह कि बंगाल के लिए जो संदेश जो है वो एक मिठाई का नाम भी है, और संदेश जो है मैसेज को भी संदेश कहते हैं। तो जहां तक भाजपा की बात है, मेरे ख्याल से भाजपा के लिए जो लोग बना रहे वो शायद जो संदेश है वो डायरेक्टली ज्ञानेश कुमार के ऑफिस से आ रहा है, तो इसलिए वो अभी बढ़ जा रहा है। खैर, मैं बता दूं, संदेश को बहुत संभाल के रखा जाता है, नहीं तो खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब ये है कि इसको संभाल के रखा जाए, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। 4 तारीख तक आते आते सड़ ना जाए ये संदेश, तो उसको उनको बहुत बचा के रखना चाहिए। और रही बात जहां तक कि टीएमसी के इस पर से, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग इस पर से कुछ संदेश संभाल कर भी रखे, लेकिन माधवन नारायण जी, आपसे मैं चाहूंगी इस पर एक रिएक्शन। अब देखिए, तस्वीर जो है वो क्लियर तो नहीं निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन आपको फिर भी कौन से वो फैक्टर्स अभी इन नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं जो 4 मई के नतीजे डिसाइड करेंगे? कांटे का टक्कर है, क्योंकि कोई एग्जिट पोल सारे असम की तरह नहीं है, एक मत में नहीं है। और बहुत गौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी नतीजा हो, अब इतना विवादास्पद है ये कि इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के और गवर्नर के रोल को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, कोई भी पार्टी जीतेगी आराम से बैठ नहीं सकती, क्योंकि उसके बाद भी है ना, कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में मार्जिन छोटा रहा तो फिर मामला कोर्ट में रिवीजन पिटीशन में जा सकता है। और चाहे अगर टीएमसी जीत भी गया और छोटे मार्जिन से, तो भाजपा की जो केंद्र सरकार है अपना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ जो किया है वो इनके साथ भी कर सकती है। ये ऐसी बातचीत मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये इतना बराबर का मुकाबला है। टीएमसी 177 से 187, यानी यहाँ भी टीएमसी सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब अगर ये नतीजों में तब्दील हो गए, मैट्राइज हम दिखा चुके, 146 से 161 है बीजेपी और टीएमसी 125 से 140। अगर टीएमसी फिर से सरकार बनाती है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी का कद नेशनल पॉलिटिक्स में और विपक्ष के नेता के रूप में कितना कंसोलिडेट होगा? जी, ममता बनर्जी के लिए ये 4th टर्म हो जाएगा, तो एक तो मतलब चौथे बार मुख्यमंत्री बन के आएंगी। अच्छा, दूसरा सब लोग कहेगा कि भाई ये जो है एसआईआर का सबसे जबरदस्त धक्का पड़ा था बंगाल पे, उसके बावजूद भी जीती है। अभी भी हम कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल का फिगर है, ये हमारा फिगर नहीं है, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। बट साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है उसमें मुझे लगता है कि सबसे ऊंचे कद की लीडर ये बन जाएगी, क्योंकि शरद पवार अब ऑन द वे आउट है और बाकी जो लीडर्स हैं वो अभी भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन के नहीं आए हैं।
कांग्रेस का कद जो है वो कोई खास नहीं बढ़ा है आगे। लेकिन अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी को हमेशा एंडोर्स करते हैं, वो हमेशा उन्हें बहुत बड़े कद की नेत्री बताते हैं और वो उन्हें हमेशा एक क्या कहना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म, एक पेडिस्टल देते हैं। तो इसका सीधा मतलब है ममता बनर्जी कह चुकी है मैं अगर चुनाव जीत गई, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं दिल्ली जाऊंगी और इस सरकार को खदेड़ूंगी। नहीं मतलब रहेंगी तो मुख्यमंत्री, पर उनका दिल्ली का रोल बढ़ जाएगा। हो सकता है कुछ डेलीगेट कर दें, कुछ अपने भाइपों को दे दें, कुछ हो सकता है कि सायोनी जी को दे दें, कुछ दूसरे लीडरों को दे दें, बट उनका रोल जरूर इंडिया अलायंस में बढ़ जाएगा यदि जीती तो। अभी भी हम क्लियर नहीं है, मैट्रिक्स जो है उल्टा दे रहा है अभी भी। गार्गी जी बहुत खुश नहीं है ये रिजल्ट्स देख। गार्गी जी, एग्जिट पोल्स ममता बनर्जी रिटर्न्स दिखा रहे हैं भाई। हाँ, मैं तो देखना चाहती हूँ परिवर्तन बंगाल में। और मैंने जिन भी महिलाओं से बात की, ज्यादातर महिलाएं, मुझे जो लगी कि ज्यादातर महिलाएं ममता के अगेंस्ट ही है। हालांकि आप बोल सकते हो कि लक्ष्मी भंडार, हाँ है कुछ महिलाएं लक्ष्मी भंडार के लिए, लेकिन वो नंबर ज्यादा नहीं है। पर मैंने जिनसे बात की तो मेरे हिसाब से ज्यादातर महिलाएं ममता जी के अगेंस्ट में है। और सुचरिता, एक बात, अगर ममता जी जीत रहे तो इतना गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत है? आज तो फलता की आपको पता है, मैं आते आते किसी ने मुझे फोन करके, पता है फलता में सिर्फ बीजेपी के जो सिंबल है वो तो पिछले बार भी टेप लगा दिया था 2024 में, इस बार भी लगा दिया। और बाकी जो सांसद की भी तो गाड़ी तोड़ी है, खत्म करने की एक चीज क्या किया, उनकी जो गुंडागर्दी सुन लीजिए, आपने सुना नहीं होगा कि ऐसे बाकी जो सिंबल्स टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है, उनके भी उनकी सांसद की गाड़ी टूटी, उनके वहां पर झड़प तो दोनों कार्यकर्ता आपस में कर रहे हैं। टीएमसी के आपस की फाइट, फैक्शन। ठीक है, शुभंकर जी से जवाब लेते हैं। जी शुभंकर जी बताइए। आ रही चारू जी, आ रही उसके बाद शुभंकर जी। हाँ देखिए, बात यही है, मतलब अब जब हार के पास पहुंचे तो ये सब बातें निकल के आ रही है, लेकिन चीज ये है कि सारा पूरा मैनेजमेंट आपका, पूरा इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से मैनेज कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर पोलिंग बूथ के अंदर कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। और पूरा प्रशासन इस समय किसके हाथ में है? वो पूरा इस समय डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद सारी उम्मीदें, सारी जो चीजें हैं, सारी शिकायतें, सब की सब जो है वो ममता लेकिन देखिए एक सवाल महत्वपूर्ण ये है शुभंकर जी, एक सवाल ये, जब आप ये कहते हैं कि पूरी मशीनरी उनकी है, चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम कर रहा है, मानिए आज जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं 4 मई को ये नतीजे आ जाते हैं, आपकी सरकार बन जाएगी, तो तब सब ठीक होगा, तब सब फाइनल हो, सब ठीक है, चुनाव आयोग ने भी ठीक से काम किया, नंबर भी ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती है? नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर टीएमसी अगर ये इलेक्शन अगर जीत जाती है तो जो 27 लाख वोटर्स जिनके मताधिकार छीन लिए गए, वो चीजें फेयर हो जाती हैं। वो तुरंत ये बात को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? वो जस्टिफाई कभी नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा। अगर मेरे घर से 2 लोगों का नाम है, उनके पास पासपोर्ट है, उसके बावजूद वो जाके मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। भाई शुभंकर जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसको जरा ठीक कराते हैं। शुभंकर जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, जरा उसको दुरुस्त करा लेते हैं एक बार, क्योंकि आपकी बात ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, जरा मैं अपने दर्शकों को एक मिनट सुनिए एक बार जरा। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी ये है कि पश्चिम बंगाल में पहले जो दूसरा फेज है उसमें तकरीबन 91% वोटिंग हुई है, लेकिन ममता बनर्जी के भवानीपुर में 86% वोटिंग हुई है। अब ये आंकड़ा लोअर साइड पे है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी तकरीबन 90% वोटिंग ज्यादातर जिलों में हुई है और ज्यादातर सीटों पे हुई है, लेकिन उनकी अपनी सीट पर 86% है। अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी की नेत्री है। अग्निमित्रा जी, जो आ रहे हैं हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े, मैं एक बार वापस आती हूँ, हमें बताया जा रहा है कि उनका फ्रेम चला गया, लेकिन मैं वापस आ रही हूँ। चारू जी बताइए, जो भवानीपुर है वहां पर पोलिंग बनिस्पत पूरे पश्चिम बंगाल के कम ही रही है और वहां सबसे ज्यादा हंगामा भी देखा हमने। थोड़ी देर पहले दोनों नेता उतरे हुए थे मैदान में, शुभेंदु जी भी, ममता दीदी भी। जी, हंगामा हमने वहाँ इसीलिए देखा क्योंकि जैसे पिछली बार ममता दीदी नंदीग्राम नहीं संभाल पाई थी, इस बार भवानीपुर भी नहीं संभाल पाएंगी और भवानीपुर के साथ वो पूरे प्रदेश को खो देंगी। अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे वो कुछ दंगों की बात कर रहे थे, गाड़ी पर अटैक की बात कर रहे थे, लेकिन टीएमसी की जो सांसद है मिताली बेग, उन्होंने आरोप भाजपा पर लगाया था, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि उनकी गाड़ी को अटैक करने वाले टीएमसी के ही लोग थे। तो
मैं माफी चाहती हूँ अगर टीएमसी को आज ऐसा लग रहा है कि दंगा करने वाले कोई और है। आपको ये याद रखना चाहिए कि 300 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के हर एक चुनाव को, खून से। तो ये आज स्थिति पश्चिम बंगाल की है। और ऊपर से आज भी जिस तरीके से आप जिस हिंसा की बात कर रही हैं चारू जी, उस हिंसा का शिकार आपकी नेत्री अग्निमित्रा पॉल भी हुई हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि उन पर भी एक तरह से हमला हुआ था पिछले चरण में। तो अग्निमित्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अग्निमित्रा जी, वो तस्वीरें हमने देखी थी, आप हेलमेट पहने हुए थी, आपके ऊपर हमला भी हुआ था, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, लेकिन उस सब के बावजूद दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं हिंसा के। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद पर भी हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, वहां हंगामा हुआ। अब ऐसे में क्या समझा जाए, हिंसा कराना वाला कौन, भोगने वाला कौन है? अब 10 साल से और उसके आगे 34 साल कौन हिंसा करवाए, ये तो पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम है। आज 15 साल टीएमसी किस तरह से हमला किए हैं और हर इलेक्शन में किस तरह लोगों को सिर्फ मारा नहीं गया, खून किया गया, महिला का धर्षण किया गया। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ, आज एनएचआरसी आके बोले हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई रूल्स रेगुलेशंस आइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सरकार का जो आइन है वही पार्टी का आइन चलता है, देश का आइन नहीं चलता है। तो ये तो मालूम है। आज सांसद के ऊपर हमला हुआ तो मैंने सवाल जाना गया कि कौन सांसद के ऊपर हमला किया है। टीएमसी का मैंने अग्निमित्रा जी ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये आरोप इतने आपने लगाए टीएमसी पर, लगातार लगाए हैं, प्रचार में भी लगाए, उसके बावजूद जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं वो आपको क्लियर स्वीप नहीं दिखा रहे कि आपकी सरकार बन रही। 2 तो आपको दिखाई नहीं रहे हैं बनाते हुए और 2 आपको सरकार बनाने के आंकड़ों के पास दिखा रहे हैं। हर एक जो कंपनी जो ये किए हैं सर्वे एग्जिट पोल, उसमें हर कंपनी दिखा रहे कि स्वीप। एक ही सिर्फ कंपनी हम देखे जो अब तक नहीं दिखा रहे कि टीएमसी जीत रहे। आप भरोसा कर रही हैं? सारी कंपनी दिखा रहे। आप भरोसा कर रही हैं इन पर एग्जिट पोल्स पर? कंपनी के ऊपर क्यों भरोसा करना पड़ेगा? आप 92% पोल हो रहे हैं जो भारत में कभी हुआ नहीं है। ये सिर्फ पोल लोगों का सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है। अग्निमित्रा दीदी, इलेक्शन खत्म हो चुका है। रास्ते में आकर ये बोलना चाह रहे कि हम लोग को दबाया गया 15 साल से। दीदी वोट देने आपका टाइम हुआ था, आप बोले मुझे बोलने हमारे साथ क्योंकि मुझे याद है जिस समय आपकी गाड़ी पर हमला हुआ था उस समय मैं स्टूडियो पे एंकरिंग कर रही थी और उस समय जो हमारे साथ टीएमसी के मेहमान जुड़े थे उनका तो ये तक कहना था कि साजिशन का ऐसा तो नहीं कि बीजेपी खुद ही अपने ऊपर हमले करवा रही है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप थे, बिटरनेस बहुत ज्यादा दिखाई दी पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान दोनों पक्षों के बीच में। और शुभंकर जी, अभी जब अग्निमित्रा जी बता रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे, बनाने के करीब है, आपको उनकी बात पर यकीन नहीं होता है, जबकि जो एग्जिट पोल्स की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, फंसा हुआ है मामला सर। ऐसा नहीं है कि क्लियर कट आप एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ी तारीफ करता हूं कि कम से कम आप लोगों ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि कोई कुछ जो एग्जिट पोल्स में आप टीएमसी को जीतता दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ये सच बात बताऊं, मेरी ये सब चीजों की देखने की उम्मीदें बड़ी कम थी कि ऐसा दिखेगा ही नहीं शायद एग्जिट पोल में, लेकिन कम से कम ये आया तो ये मैं इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। बात नहीं है, लगातार जब से नंबर आने शुरू हुए हम फ्लैश कर रहे हैं। अरे ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, अरे सुन लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो सुन लीजिए थोड़ा, अब इलेक्शन भी पूरा हो गया। अग्निमित्रा दीदी को बहुत शिकायतें और इधर से है, लेकिन एक बात जरूर है, ये जो बार बार कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रक्त रंजित जो है चुनाव कहाँ पे रहता है और कहाँ पे ऐसा जो हमने खून से ये बंगाल सींचा है। मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को बता दूं, जी नहीं, थोड़ा सा ठीक करिए, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पे बिना खून से सींच करके आपने क्या बात कर रहे हैं? बंगाल से तुलना थोड़ा ना हो सकती है, बंगाल से तुलना थोड़ा ना हो सकती है। मैं तो कह रही हूँ बीते 2 दशक की तस्वीर अगर आप खोलकर देख लें आंकड़ों में, अमित शाह गृह मंत्री देश के, आपकी सरकार के खिलाफ उन्होंने चार्जशीट निकाली थी बकायदा, जिस दिन पेपर अपने रखे थे प्रेस के सामने। 300 हत्याओं का आरोप आपके वक्त में चार्जशीट पर उन्होंने दिया था, 300 हत्याओं का नंबर बीते 15 चाहे मैं कम से कम मुझे ये बता दे, चाहे मैं यूपी से लेके गुजरात तक कहीं पे भी आप बता दीजिए, यूपी में जब तक बाबरी मस्जिद कांड नहीं हुआ तब तक कौन जानता था तब तक भाजपा की कोई सरकार आ सकती, किसकी उम्मीद थी? आप मुझे बता दीजिए कौन जानता था?
नहीं, वो मुझे लग गुजरात रहा है- चले मुझे जाते लग रहा है हैं तो सर, गुजरात थोड़ा में सा आप कहीं अलग कहीं गलत या गलत ट्रैक गोधरा पर जा का रहे नाम चुके हैं। सीधी बात यह है कि इन चुनाव भर नहीं सिर्फ पश्चिम ऐसा राज्य ऐसा पश्चिम बंगाल एक ऐसा एकमात्र राज्य कैसे बन गया जिसमें चुनावी हिंसा, चुनावी मर्डर्स, हत्याओं की बात होने लगी हर बार। और तस्वीरें भी दिखा दूंगी मैं आपको, आज भी हिंसा हुई है, पिछले चरण में भी हुई, और लोग ये कह रहे हैं नहीं, और लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत संयमित है। जिस हिसाब से चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है उसके हिसाब से ये संयमित है। ये देखिए आसनसोल में कैसे हमला किया गया, ये भी आज हुआ है। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर ये हमला हुआ था और ये उसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए तो ये अग्निमित्रा जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं की गाड़ी की तस्वीरें दिखा रही हूँ जैसे तोड़फोड़ हुई। और ऐसा नहीं है शुभांकर जी, ये भी बता दूं, आपकी सांसद की गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई वो भी दिखाई। सवाल ये है कि ये होता पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? ये जो एक हम जो बार बार कहते हैं कि रक्त रंजित इतिहास पश्चिम बंगाल का क्यों है? अग्निमित्रा जी, क्योंकि ममता बनर्जी का जो सरकार है वो गुंडों ने चलाते हैं। पहले दिन जब मुख्यमंत्री हो गए थे तब वो चले गए पुलिस स्टेशन क्रिमिनल को छुड़वाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री। और तब बोले थे कि हम गुंडों को संभालते हैं, अभी गुंडों उनको संभालते हैं और गुंडों ने ये हमारे राज्य चलाते हैं। तो इसीलिए लोकल बॉडी इलेक्शन होता है 12 लाख गिर जाता। तो विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में 60 पीपल विल बी डेड, मर्डर्ड, रेप, ये तो आम बात है पश्चिम बंगाल के लिए। नहीं, लेकिन अग्निमित्रा जी फिर यहाँ पर ये भी है ना, बयान तो फिर दोनों तरफ से ऐसे हैं। गृह मंत्री भी जब पश्चिम बंगाल में प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि गुंडों को उल्टा लटकाकर मारेंगे, और ये बयान उसके बाद सुर्खियों में आता है, ये बयान चर्चा का विषय बनता है, तो दोनों तरफ से उस तरह की बातें हो रही है और इसीलिए बंगाल का चुनाव जो है चौंकाता भी है कई मामलों में। हाँ, तो गुंडों को तो मारना नहीं चाहिए ना, गुंडों को तो फिर में थाना में जाके तो छुड़वाना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो उस अगर जहांगीर एक क्रिमिनल, अगर फौलता में आप देखे हैं, आप लोग भी दिखाए हैं, ईवीएम में बीजेपी का नाम के ऊपर स्टिकर लगवा दिया है। और ये पहला बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब वो लोग ऐसा किया है। इन लोग का बदमाशी, इन लोग का लोगों को देखिए एक बड़ा बयान जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया वो ये दिया कि चुनाव के बाद भी 60 दिन तक जो फोर्सेस हैं वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगी। और उन्होंने ये कहा, इसको लेकर बहुत सा एक विवाद भी हुआ, लेकिन सवाल ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहां पर डर के साए में वोटिंग करने के लिए ना निकले, ऐसा ना हो। मैं जरा एक बार दर्शकों को जल्दी से बता दूं कि बंगाल और असम की तो हमने तस्वीर दिखाई है, बाकी राज्यों में भी पोलो पोल्स क्या कह रहा है, किसकी सरकार बन रही है, जरा हम दिखा देते हैं अपने स्क्रीन पर अगर हम चला पाए। हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं एक बार कि तमिलनाडु में क्या नंबर्स आ रहे हैं। तमिलनाडु के नंबर्स हम पहले दिखा देते हैं क्योंकि असम और बंगाल की हमने बात की। अब तमिलनाडु पोलो पोल्स किसकी सरकार बन रही है? क्या वहां पर स्टालिन रिटर्न्स हो रहा है या फिर सरकार बदल रही है? ये देखिए एक्सिस माई इंडिया क्या कह रहा है, डीएमके प्लस 92 से 110 और एआईएडीएमके 22 से 23 सीटें प्लस को, और टीवी के प्लस को 98 से 120। ये है वो बड़ा बहुत उलटफेर है, बड़ा उलटफेर इन सर्वे के रिजल्ट्स में दिख रहा है। 98 से 120 एक ऐसे प्लेयर को जो पहली बार मैदान में उतरा है, फिल्मी बैकग्राउंड से निकल कर आया, पहली बार पार्टी बनाई है, हालांकि स्थानीय चुनावों में भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। जेवीसी के आप रिजल्ट्स देखिए, यहाँ पर डीएमके को 75 से 95 के बीच में नंबर्स दिए हैं, और यहाँ पर एआईएडीएमके के गठबंधन के लिए यानी कि बीजेपी वाला जो गठबंधन है उसके लिए नंबर 128 से 147 के बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर उनके पास मेजोरिटी शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। टीवीके को 8 से 15, इसके अलावा कामाख्या एनालिटिक्स जो है वो 78 से 95 डीएमके के लिए और 68 से 84 एआईएडीएमके के लिए। यहाँ पर थोड़ा क्लोज फाइट है क्योंकि तीनों ही प्लेयर जो हैं वो लगभग जो है 70 से 80 वाले दायरे के बीच में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर फिर किंग मेकर की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन तो यहाँ तो 3 पोल्स जो है वो तीनों अलग नंबर दिखा रहे हैं, अलग नंबर दिखा। अब देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। 3 पोल्स, सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या? हाँ ठीक है। और असली बात यह है कि बंगाल की तुलना में हिंसा नहीं है, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल ही कांटे का टक्कर ही नहीं। पहली बार जैसे युवा खिलाड़ी क्रिकेट में वैभव रघुवंशी आते हैं, उसी की तरह आजकल विजय आ गए।
ये विजय का क्रेज है बतौर एक्टर या नहीं? सुचरिता, मेरा सवाल ये है कि क्या विजय जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, तमिलनाडु के केजरीवाल बनेंगे क्या? ये बहुत बड़ी खबर, और बड़ी खबर बता देते हैं कि पसंदीदा चेहरा कौन है वहां पर मुख्यमंत्री के लिए। तो तमिलनाडु का जरा देख लीजिए, जैसा हमने आपको असम में दिखाया, पश्चिम बंगाल में, वहां पर देखिए जरा कि एक्सिस माई इंडिया का अनुमान क्या कह रहा है। एक्सिस माई इंडिया तमिलनाडु को लेकर क्या कह रहा है, तमिलनाडु का पसंदीदा सीएम कौन होगा। विजय को सबसे ज्यादा 37%। अब सोचिए, विजय को लोग सीएम के रूप में देख रहे हैं। एमके स्टालिन 35% है, विजय 37% है, यानी विजय सीएम बन जाए वहां पर। और पलनीस्वामी को 22% वोट है, तो उनको भी लोग देख रहे हैं। लेकिन विजय, हाँ, दिल्ली के अरविंद, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल थे, विजय तमिलनाडु के केजरीवाल बन गए हैं क्या सतीश जी? देखिए, मैंने पहले ही से लिख के रखा हुआ था कि ये तो आप पार्टी वाला हो गया, ये लिखा था पेपर पे। तो ड्राइंग दिख रही है सर मुझे। तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कदर होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि देखिए पोस्टर जो होते हैं ना, उन्होंने बैलेंस कर दिया है, तराजू में तौल दिया है। पर सर तमिलनाडु में जिस तरह का फिल्म स्टार्स का क्रेज है, वो अगर विजय की विजय हुई, क्या इसमें कोई हैरानी होगी? सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे को जरा केरल का भी एक नंबर दिखाने, मैं वापस आती हूँ, मैं एक बार वापस आ रही हूँ। केरल का भी एक नंबर जल्दी से दिखा दें, केरल के क्या नंबर्स आ रहे हैं ये भी जरा देख लीजिए। तमिलनाडु का आपने देख लिया, अब आप केरल के नंबर देखिए। तो तमिलनाडु में तो अलग अलग पोल्स अलग अलग बातें कर रही है। एलडीएफ की सरकार है और यहाँ पर यूडीएफ को कितना मिलता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से। पीपल्स इनसाइड जो नंबर्स दिखा रहा है उसमें चर्चा देखिए जरा एक बार नंबर। बीजेपी प्लस 10 से 14 है, यूडीएफ को 66 से 76 और एलडीएफ को 58 से 68 मिल रहे हैं। तो ये यूडीएफ, इसमें सीधे सीधे आप देख रहे हैं यूडीएफ सरकार बनाती हुई दिख रही है। ये एक्सिस माई इंडिया का केरलम का जो आंकड़े हैं, यूडीएफ 78 से 90, एलडीएफ 49 से 62, यानी यहां भी यूडीएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया का पोल भी यही नंबर दे रहा है। तो में सरकार बदलती हुई साफ तौर पर नजर देखिए, अब अगले जो नतीजे हैं वो 4 मई को आएंगे। फिर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो है ये पोल्स हैं, ये अनुमान है, ग्राउंड पर लोगों ने क्या देखा है, एक्सपर्ट्स ने क्या फील किया, ओवर द इयर्स एक्सपर्टीज क्या कहती है, उसके आधार पर पिक्चर है। लेकिन 4 मई का इंतजार रहेगा। एनडीटीवी पर कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।